हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि हम सभी जिस बात का इंतजार कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन यूपी पीसीएसजे के रूप में हम सभी के सामने आ चुका है। और नोटिफिकेशन जब आया तो अकेले नहीं आया, बल्कि अपने साथ कुछ सरप्राइज लेकर भी आया। आमतौर पे जो सिलेबस हमें 1 या 2 महीने पहले एक चेंज के रूप में देखने को मिला था और जिस बात की आशंका थी, वो आशंका यथार्थ में कन्वर्ट हो गई। यानी कि जो आपके जीएस पेपर के अंदर जिन 9 माइनर लॉ को शामिल किया गया था आपके मेंस के दृष्टिकोण से, सेम उन्हीं 9 सब्जेक्ट को आपके प्री में भी शामिल किया गया। यानी कि अब प्री के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, यूजुअली हम लोग उसको पेपर 1 के नाम से जानते हैं। तो आमतौर पे वहां जहां पर एक तरफ आपको जीएस का पोर्शन देखने को मिलेगा अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल दैट, उसके साथ ही साथ आपको 9 माइनर एक्ट भी किसी ना किसी रूप में देखने को जरूर मिलेंगे। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज आपके साथ जो एक्ट मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, आमतौर पे उसको एक फेमस नाम से पहचाना जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉश, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। लेकिन जब हम इस एक्ट के पूरे नाम की बात करते हैं तो यूजुअली इस एक्ट का पूरा नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट 2013। यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट देखेंगे तो आपको 3 शब्द नजर आएंगे, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड द रिड्रेसल। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे। जब हम प्रोहिबिशन की बात करते हैं तो अमूमन उन घटनाओं को कैसे रोका जाए उसकी बात की जाएगी। और जब हम रिड्रेसल को इंटरप्रेट करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि सपोज दैट अगर महिला सब्जेक्ट हो गई है सेक्सुअल हरासमेंट की, तो उसके पास कौन कौन से विकल्प हैं, उसके लिए कौन कौन से दरवाजे इस एक्ट के अंदर खुले हुए हैं जहां पर वो अपनी फरियाद को लेकर जा सकती है। इवन दो हमारे इंडियन पिनल कोड में भी काफी सारे प्रावधान हैं जो महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे इस एक्ट के अंदर उन महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जाता है जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट या तो वर्क प्लेस पर हुआ है या उनके कार्य करने की वजह से दे वर सेक्सुअली हरास्ड। तो आइए इसकी कुछ बेसिक जानकारी के बारे में देखते हैं कि आखिर ये एक्ट कहता क्या है। सबसे पहले आपको किसी भी एक्ट का प्रियम्बल पता होना चाहिए, क्योंकि एज वी ऑल नो कि अब यह आपके प्रिलिमिनरी पार्ट का भी एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग बन चुका है। तो आमतौर पे प्रियम्बल को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन शब्द नजर आएगा, सेक्सुअल हरासमेंट नजर आएगा, वर्क प्लेस नजर आएगा, प्रिवेंशन और रिड्रेसल जैसे शब्द भी नजर आते हैं। तो जब हम इस एक्ट के उद्देश्य यानी कि प्रियम्बल की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस एक्ट का मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके हमें महिलाओं को उनके वर्किंग प्लेस पर होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट से ना हमें सिर्फ उन्हें बचाना है, बल्कि दूसरी तरफ हमें ऐसे मेजरमेंट भी रखने हैं, ऐसे बचाव भी रखने हैं ताकि उनको सेक्सुअली हरास ना किया जा सके। और अगर फिर भी हम अपने उस लक्ष्य में कामयाब नहीं हुए और अगर किसी भी वजह से दे आर सब्जेक्टेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट, तो आखिर हमारे पास उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन कौन से विकल्प हैं, कहां पर उनकी कंप्लेंट को इंटरटेन किया जाएगा, वहां पर क्या कंसलेशन के कोई चांसेस हैं, क्या वहां पर उनके ग्रीवियंस को फाइंड आउट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन सारी चीजों की जानकारी भी आपको इसी एक्ट के अंदर मिलती है। तो यूजुअली प्रियम्बल जो होता है वो किसी एक्ट का पहचान पत्र होता है जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि उस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर हम इसके कुछ की फैक्टर्स की बात करते हैं तो अमूमन आपको इन सारे फैक्ट और डेटा की जानकारी होनी चाहिए कि लाइक आपका पॉश एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर क्या था, यूजुअली इसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी कब मिली, इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कब किया गया, फाइनली ये इन्फोर्स कब हुआ, इस एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं और इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं, जो अगर आपसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मीन्स में पूछा गया तो वहां पर भी इस फैक्ट का जिक्र करना जरूरी होता है। अगर प्री में एग्जामिनर का मूड किया तो आमतौर पे वो आपसे टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, चैप्टर, खास तौर से डेट ऑफ इन्फोर्समेंट को लेकर भी सवाल कर सकते हैं। और अब आइए इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका जिक्र सेक्शन नंबर 4 के अंदर आपको देखने को मिलता है, और अमूमन ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स
कमेटी, यानी कि आंतरिक परिवाद समिति का गठन। अब यहाँ पर एक प्रकार की गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं, एक प्रकार के इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं हर उस व्यक्ति को जो कोई बिजनेस को रन कर रहा है, जिसने किसी फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया है, और अगर उसकी फैक्ट्री और उसके बिजनेस के अंदर काम करने वालों की संख्या जो है वो 10 से ज्यादा है, और उन 10 में से महिलाओं की संख्या भी है, चाहे वो संख्या एक ही क्यों ना हो। तो आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का, वो एक प्रकार की गाइडलाइंस है उन सभी एम्प्लॉयर के लिए, यानी कि उन सभी व्यक्तियों के लिए जो आमतौर पर किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, कि अगर वो चाहते हैं और अगर वो नहीं भी चाहते हैं तो भी उनको अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर उनको एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का गठन करना ही पड़ेगा, और ये अत्यंत ही आवश्यक है, और इस बात का डिक्लेरेशन उनको लिखित रूप में लिख के देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हम बात इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की कर रहे हैं, यानी कि आंतरिक परिवाद समिति की बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनके हेड ऑफिस में भी होगा, जहां जहां पर उनकी ब्रांचेस हैं, जहां जहां पर उनके ऑफिस का सेटअप है, जहां जहां पर उनका ऑफिस अलग अलग डिवीजन में सब डिवाइड किया गया है, अगर वहां पे काम करने वाले वर्करों की संख्या 10 से ज्यादा है और उसके अंदर अगर महिलाओं को भी शामिल किया गया है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हर एम्प्लॉयर की, यानी कि हर मालिक की ये जिम्मेदारी है कि वहां पर भले किसी चीज का गठन हो या ना हो, लेकिन एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन जरूर होगा। अब इसके अगले पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यूजुअली प्री में भी यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी तक तो चलिए हमने ये देखा कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, कि वो एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा, लेकिन आखिर उस समिति के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी, उनको नॉमिनेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, आखिर ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, क्या इसके लिए भी कोई पैरामीटर है या नहीं। तो आइए एक एक करके इन चीजों को भी देखते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात कि यहां पर जिस भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाता है, यूजुअली उसके अंदर मैक्सिमम क्या संख्या होगी, इस बात का तो जिक्र इस एक्ट के अंदर नहीं किया गया है, लेकिन हाँ मिनिमम 4 लोग आपको वहां पर जरूर मिलेंगे जिनको बाकायदा एम्प्लॉयर के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। उनमें से पहला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग आमतौर पर बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और इस समिति के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, बेसिकली वो होता नहीं बल्कि वो होती है, यानी कि वो उसी फैक्ट्री में काम करने वाली एक सीनियर महिला होगी, जिसको कि हम उस समिति के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पद के ऊपर बैठाते हैं। इसके अलावा 2 और व्यक्ति जो उस फैक्ट्री के अंदर अपनी सेवाओं को देते हैं या उस बिजनेस के अंदर एज अ एम्प्लॉय की हैसियत से काम करते हैं, उन 2 व्यक्तियों को भी वहां पर एज अ मेंबर अपॉइंट किया जाता है। आमतौर पे जब हम इन 2 व्यक्तियों की बात करते हैं तो यूजुअली ऐसे व्यक्तियों को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है जिनके पास सामाजिक कार्य करने का अनुभव हो और या उनके पास लीगल नॉलेज भी हो। आमतौर पे एक फैक्ट्री में नंबर ऑफ पर्सन्स काम करते हैं, लेकिन आखिर अगर आपको उनमें से किसी 2 को सिलेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है वहां पर आप एक फिल्टर लगाएंगे और ये देखेंगे कि अगर मेरी फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या 20 है, जिनमें से एक महिला खुद इस वक्त विक्टिम के रूप में है, तो आखिर वो 2 लोग कौन से हो सकते हैं जिनका सोशल वर्क में अनुभव काफी ज्यादा है, या जिनका एक लीगल बैकग्राउंड है, या उनको लॉ की पकड़ अच्छी है, या आमतौर पे सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनके बारे में उनकी जानकारी अच्छी है, तो आम लोगों को आमतौर पे उन लोगों को भी यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक व्यक्ति को और भी नॉमिनेट किया जाता है। आमतौर पर ये व्यक्ति एक एनजीओ से कंसल्ट होता है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो यूजुअली सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड मैटर्स को काफी समय से डील भी कर रहा होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत इस बात का डिस्कशन किया जा सकता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के अंदर ये व्यक्ति होंगे, उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम क्वालिफिकेशन ये रखी गई है। और इसके साथ एक बात का जिक्र और भी किया गया है कि इन 4 में से कम 2 महिलाएं
ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 4 लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं या 6 लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं या 8 या 10 लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, तो हमें आपके नंबर्स पे किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसमें 1/2 जो रेशियो है, वो आपका महिलाओं का नहीं बल्कि 1:1 का रेशियो होना चाहिए। यानी कि अगर उसमें आधे पुरुषों की संख्या है, तो आधी महिलाओं की भी संख्या होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम इनके टेन्योर की बात करते हैं, तो यूजुअली चाहे वो कोई नॉर्मल सदस्य हो या वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, जिस डेट को उसको एम्प्लॉयर के बिहाफ पे नॉमिनेट किया गया है, उस दिन से इनका कार्यकाल 3 सालों के लिए चलता है। और अगर हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जो पर्टिकुलरली एनजीओ से कनेक्ट होता है, तो आमतौर पे दैट व्यक्ति इज नॉट द मेंबर ऑफ द एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री। वो आमतौर पे एनजीओ से एसोसिएटेड है, और जब जब मीटिंग के लिए उसको कॉल किया जाएगा, तो उसको बाकायदा फीस भी पे की जाएगी, और उसका जो भी अलाउंसेस होता है, वो अलाउंसेस भी पे किए जाएंगे। और ये सारी चीज़ों के ऊपर सारे जो डिसीजन होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एम्प्लॉयर के हैंड से ही डिसाइड होती हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये जानना है कि अलाउंसेस सिर्फ उस व्यक्ति को दिया जाता है जो एनजीओ का मेंबर होता है, क्योंकि उसको उस मीटिंग के लिए बार बार आने की ज़रूरत होती है, तो उसको एक प्रेस्क्राइब्ड फीस भी पे की जाती है और उसको अलाउंसेस भी दे जाते हैं। बाकी की जो 3 लोग हैं, वो उसी फैक्ट्री के मेंबर्स होते हैं। ये बात अलग है कि उनमें से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है, वो एक सीनियर लेवल की महिला होती है जिसका अनुभव काफी ज्यादा होता है। लेकिन बाकी के जो 2 लोग होते हैं, वो भी तो आखिर उसी फैक्ट्री के या उसी बिजनेस के एम्प्लॉय हैं, तो जाहिर सी बात है उनको किसी भी तरह का ना तो कोई फीस अलग से पे की जाएगी और ना ही उनके लिए किसी भी तरह के कोई अलाउंसेस का प्रावधान है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम इसके अगले पार्ट पे जाते हैं, तो सेक्शन 16 में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है कि अगर चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या कोई भी मेंबर हो, अगर वो काम करते हुए पाया गया, तो उनको इवन दो हमने बाय द वे ऑफ नॉमिनेशन उनको अपॉइंट किया है, लेकिन उनको रिमूव भी किया जा सकता है। तो जो आपकी अगली वीडियो आएगी, वहां पर वी विल डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 16 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। इसके अलावा अगर किसी भी मेंबर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किसी अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया है या उनके अगेंस्ट किसी अपराध की इंक्वायरी पेंडिंग है, तो इस आधार पे भी उनको रिमूव किया जा सकता है। या अगर उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही है और अगर उसके अंदर वो गिल्टी पाए गए या अभी भी प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है, तो इस आधार पर भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। या अगर हमें ये पता चलता है कि जिस उद्देश्य से हमने उन्हें उस पद पर बैठाया था, ताकि वो ग्रीवियंसेस को फाइंड आउट कर सके और उसको समय रहते निपटा सके, लेकिन वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस आधार पर भी उनको रिमूव किया जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट of section 4 of the act, that is known as the sexual harassment of women at workplace act 2013। और इसी के रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे लास्ट 22 नवंबर सन 2022 से आपका एक बैच ऑलरेडी चल रहा है। आमतौर पे इस बैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 9 माइनर एक्ट का जिक्र किया जा रहा है जो पर्टिकुलरली आपके यूपी पीसीएसजे के अंदर प्री और मेंस दोनों के ही दृष्टिकोण से आपके एग्जाम के रूप में शामिल किए गए हैं। आप अगर चाहें तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप अपने आप को इस बैच में एनरोल कराने के प्रोसीजर के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो इसके कुछ फीचर्स हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, कि यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। अगर इन केस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, अगर आप लाइव क्लासेस में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो आने वाले 1 साल के लिए, ठीक है, या जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स आप उन सारे के सारे वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। जो भी कंटेंट होगा, चाहे प्री के दृष्टिकोण से हो या मेंस के दृष्टिकोण से हो, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सर्कुलेट किया जाएगा। इसके अलावा जो भी टारगेट फॉर आईक्यू की टेस्ट सीरीज होती है, उसके अंदर भी आपको शामिल किया जाता है। और इस बैच का जो ड्यूरेशन है वो है लगभग 3 महीने का, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 2 से ढाई महीनों के अंदर इस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देते हैं। आमतौर पे यहाँ पे रिवीजन का भी प्रावधान होगा द मोमेंट आपके 9 के 9 माइनर एक्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर उस वक्त हमारे पास समय रहता है, तो जरूर आपके इंटायर सिलेबस का एक बार क्विक रिवीजन जरूर होगा आपके एग्जाम से पहले। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू।